हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस अकाउंटिंग की सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। जैसे कि आप अकाउंटिंग बेसिक से आप देखते आ रहे हैं, जिसमें आपने बेसिक टर्म्स सबसे पहले सीखे, उसके बाद उनको हमने डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल्स को फॉलो किया। फिर उन रूल्स के बेस पे हमने ट्रांजेक्शन्स किए, और ट्रांजेक्शन्स मीन्स डेबिट और क्रेडिट करना। और जब डेबिट क्रेडिट करना हमने सीख लिया, तब आपने देखा कि हमने उनके लेजर्स बनाए। लेजर्स बनाने के हमने एक अकाउंट मेंटेन किया, ट्रायल बैलेंस, जो आपके सारे लेजर्स के बैलेंस को इक्वल करता है। उसके बाद हमने बुक्स मेंटेन करना सीखा। मैंने बोला था कि जो हमारे स्टार्टिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसमें बिजनेसमैन बुक्स मेंटेन करता है, उसमें अलग अलग टाइप की आपने बुक्स मेंटेन करना सीखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे मैं बार बार बोलती थी कि आपकी जो बुक मेंटेन होती है कैश बुक, उसमें हम डबल कॉलम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। और ये डबल कॉलम कैश बुक कौन सी कैश बुक थी? जिसमें एक कॉलम आपने कैश का बनाया हुआ था और दूसरा कॉलम आपने बैंक का बनाया था। और फाइनली मैंने बोला था कि आप कैश का बैलेंस अलग निकालेंगे और बैंक बैलेंस को आप अलग निकालेंगे। तो जब हमारा जो बैंक बैलेंस निकल के आ गया, इसका मतलब है कि हमारा उतना बैंक में बैलेंस है और उतना कैश बैलेंस है। बट होता क्या है कि कैश को तो केवल हम मेंटेन कर रहे हैं, मेरी कंपनी की बुक मेंटेन कर रही है कि कैश हमारे पास इतना आया, इतना गया और इतना बैलेंस है। बट जो बैंक का हम दिखाते हैं कि बैंक का जो बैलेंस हम दिखाते हैं, वो बैंक का बैलेंस जरूरी नहीं कि उतना हो। वो बैंक बैलेंस एक जगह और मेंटेन किया जा रहा है और वो मेंटेन करता है हमारा बैंक। अब हमारे बैंक की जो स्टेटमेंट होती है वो दो जगह मेंटेन होती है। एक तो होती है हमारी कैश बुक में, जो कि हम कर रहे हैं, और दूसरी मेंटेन होती है हमारे बैंक में। तो बैंक भी हमारे अकाउंट को मेंटेन करता है और हम भी अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं। बाद में जब हम चेक करते हैं बैंक बैलेंस अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ कुछ और होता है और बैंक में कुछ और होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका बैंक का बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस दोनों इक्वल हो। और इक्वल करने के लिए एक स्टेटमेंट आपको तैयार करनी होती है, और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। तो ये होता क्या है? ये होता है कि जैसे हमने कैश बुक मेंटेन कर ली और उस कैश बुक में हमने बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर लिया और क्लोजिंग निकाल के दे दिया कि हमारे पास बैंक में इतना है। अब बैंक की तरफ से भी हमारी एक स्टेटमेंट आएगी। बैंक कहेगा कि आपका ये खाता है, ये खाता नंबर है, यानी कि अकाउंट नंबर है, और आपके इस अकाउंट नंबर पे हमने इतने इतने ट्रांजेक्शन्स किए, और उसके बेस पे वो दिखाता है कि अब आपका बैलेंस इतना होना चाहिए या इतना है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस उतना ही है जितना बैंक कह रहा है। अगर हमारी बैंक कैश बुक का बैंक बैलेंस कुछ और दिखा रहा है और बैंक का बैंक बैलेंस कुछ और दिखा रहा है, यानी कि मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी होती है और हमारे बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैंक बैलेंस दोनों को इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए BRS का यूज किया जाता है, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है, और ये हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है। जो लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक से करेंगे तो BRS वो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, ताकि फाइनली ये मंथली भी आप कर सकते हैं, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। जिस जिस तरीके से आपके ट्रांजेक्शन्स हो बैंक के साथ, उस तरीके से आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो दो बैलेंस को मैच कराती है, हमारी कैश बुक के बैंक बैलेंस को और बैंक के बैंक बैलेंस को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, अब मैंने बोला कि बैंक बैलेंस मैच नहीं होता, तो उसके रीजंस होते हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मैं अपने यहाँ बैंक के हिसाब से कर रही हूँ और बैंक भी मेरे हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। तो बाद में हम देखते हैं कि मेरे यहाँ कुछ और ट्रांजेक्शन्स हैं और बैंक के यहाँ कुछ और ट्रांजेक्शन्स हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 1 लाख रुपीज का है, और बैंक कह रहा है कि नहीं, आपका जो बैंक बैलेंस है वो 95,000 का है। यानी कि मेरे अकाउंट में, मेरे कैश बुक के बैंक बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में कितने का डिफरेंस आ गया? 5,000।
तो ये 5000 का जो डिफरेंस आया उसको दूर करने के लिए ही रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसका मतलब है कि ये जो 5000 का डिफरेंस आया ये क्यों आया, उसका रीजन होता है। वो रीजन आपको अगर पता चल जाए तो आपका बैंक बैलेंस मैच करने में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपको पता चल जाए कि कितने का डिफरेंस आपकी कैश बुक में आ रहा है। और हम बैंक स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते, इतना याद रखेंगे आप लोग कि जो भी चेंजेस करने हैं हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में करने हैं। क्यों करने? क्योंकि बैंक उन्हीं ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता है जो उसके अकाउंट से हुए हैं, हमारे अकाउंट से। बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते जाते हैं और हम बैंक को मेंटेन करते जाते हैं, भले ही वहां बैंक में वो चीज हुई है या नहीं हुई है, तो बट हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो बैंक क्या करेगा, जब बैंक पेमेंट करेगा तभी ट्रांजेक्शन्स करेगा, बैंक रिसीव करेगा हमारे अकाउंट में तभी ट्रांजेक्शन्स करेगा। इसलिए जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है वो बनती है बैंक के बेस पे। मुझे अपना बैंक बैलेंस कैश बुक का किससे मैच कराना होता है, मेरे बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस से। तो अगर बैंक ने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो मेरे यहाँ भी होने चाहिए, जो बैंक में है वो मेरे यहाँ होने चाहिए, जो मेरे यहाँ है जरूरी नहीं हो बैंक में हो। तो जितने ट्रांजेक्शन्स बैंक ने किए हैं वही ट्रांजेक्शन्स मेरे को मैच कराने होते हैं। जो ट्रांजेक्शन मैच नहीं कर रहे होते हैं उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। उस स्टेटमेंट को जैसे मैंने बोला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये जो डिफरेंस आता है उसके रीजंस होते हैं और इन रीजंस को केवल आपको या तो आपके अपने कैश बुक में ऐड करना होता है या आपने अपनी कैश बुक में इनको लेस करना होता है। यानी कि या तो मुझे ऐड करना है कि ये बैंक में आया है और मैंने नहीं किया है, या मैंने बैंक में मैंने अपने यहाँ लेस करना है क्योंकि मेरे यहाँ है और बैंक में नहीं है। तो ऐड और लेस के बेस पे आपकी क्या बनती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। तो इसके जो रीजंस होते हैं और वही रीजंस आपके क्या होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं। तो पहला रीजन है कि क्या ऐसा क्या कारण होता है कि आपका बैंक बैलेंस और आपका कैश का बैंक बैलेंस मैच नहीं होता है। तो पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से किसी अपनी पार्टी को चेक इशू कर दिया या मैंने आपको किसी भी पार्टी को चेक पेमेंट कर दी, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैं चेक इशू करूंगी मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि हमने इस पार्टी को इतने का चेक इशू कर दिया है। तो रीजन क्या रहता है उसका मैच नहीं होने का, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी कि वो अभी तक उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं है। इसका मतलब है मैंने मेरे यहाँ से तो पेमेंट दिखा दी मैंने, बट जिसको मैंने चेक इशू किया है उसने उस चेक को अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ यानी कि बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जितने का भी मेरा चेक होगा मेरे यहाँ उतने का माइनस हो चुका है, बट वो बैंक से माइनस ही नहीं हुआ क्योंकि बैंक में अभी वो चेक पहुंचा ही नहीं है। तो बैंक उतना ही बैलेंस दिखाएगा बट मेरे यहाँ से कितने की पेमेंट हो जाएगी, जितना भी। अगर मैं कहूँ कि चेक इशूड ₹10,000, इसका मतलब क्या है कि मैंने चेक इशू कर दिया है 10,000 रुपए का। मैंने क्या किया, 10,000 रुपए का चेक इशू किया, तो मेरे यहाँ मेरा जो अकाउंटेंट होगा वो सीधे सीधे 10,000 माइनस कर देगा। बट वहां रीजन क्या है, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट वो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा, बैंक से तो 10,000 माइनस हुआ ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आपने इसको रिकंसाइल करना होता है, यानी कि इसको आपने मैच कराना होता है अपने बैंक से। तो जिस चीज को आप इसका माइनस कर चुके थे उस चीज को दोबारा से आप अपने यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इट मीन्स आपने जो चेक इशू किया था वो चेक अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, उस अमाउंट को सीधे सीधे आप अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कर दो, प्लस कर दो। नेक्स्ट रीजन होता है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट इट क्रेडिटेड। इसका मतलब है कि मेरे पास भी किसी पार्टी ने मुझे अपना चेक दे दिया, मेरे कस्टमर आया उसने मुझे चेक दे दिया और उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन हो गया कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, बट जरूरी नहीं है कि वो बैंक में अभी क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया है। तो मैं कह रही कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक कह रहा है अभी ये क्रेडिट नहीं हुआ है। उसके रीजंस होते हैं, 2-4 दिन लग सकते हैं या कुछ रीजन की वजह से वो चेक रुक सकता है।
तो मैं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ पैसा आ चुका है, बट बैंक कह रहा है अभी कोई पैसा आपका नहीं आया। तो जिसको मैंने प्लस किया था उसको फिर हम दोबारा से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब भी कंडीशन आए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, जिसका मतलब है उस अमाउंट को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में सीधे सीधे माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब आज के डेट में क्या होता है, बैंक जितने भी आपके चार्जेस लेता है आपसे, वो बिना बताए काट देता है। पहले भी ये होता था। तो होता क्या है, बैंक ने अपने सारे चार्जेस ले लिए। आप कोई भी अगर बैंक की सर्विस ले रहे हैं तो बैंक अपना चार्जेस लेगा ही लेगा। बैंक ने आपको बिना बताए आपसे चार्जेस काट लिए, बट आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ से बैंक ने पैसा काट लिया है। तो ये कंडीशन जब आती है तो बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा माइनस किया, तो आप भी अपने यहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट आपका रीजन है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब माना मेरे कोई डिपॉजिट्स हैं तो बैंक उनमें मेरे को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो उस कंडीशन में बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरा बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा, बट मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरी कैश बुक में वो बैंक कॉलम में एंटर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर ये रीजन आता है तो सीधे सीधे उस अमाउंट को आप अपने उसमें क्या कर लेंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट रीजन हो सकता है आपका डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स। अब जैसे मैंने किसी को उधार में सेल किया, अब उसने मुझे पैसे देने उस कस्टमर ने, तो वो क्या करेगा, कभी कभी क्या होता है सीधे डायरेक्ट वो डिपॉजिट कर देता है आपके अकाउंट पे, बट हमें नहीं पता है कि उसने वहां डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में मेरा खाता का अमाउंट बढ़ जाता है, मेरा वहां उतना ही रहता है। तो उस कंडीशन में भी आप अपने यहाँ उस अमाउंट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब है कि आपका चेक डिपॉजिट हुआ है, बैंक में गया है, बैंक में लगा है, तो आपने उसको प्लस माइनस कर दिया। बट हो सकता है कुछ रीजंस होते हैं चेक डिसऑनर होने के, यानी कि बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर देता है। उसके कई रीजंस होते हैं, आपका बैलेंस उतना नहीं है, या चेक में आपका अमाउंट मिसमैच है, डेट आपने गलत डाल दी, ओवरराइट कर दिया, तो उस कंडीशन में बैंक आपके चेक को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको डिसऑनर्ड बोला जाता है। तो बैंक अगर आपके चेक्स को डिसऑनर्ड कर रहा है, अगर वो डिपॉजिट किए हैं आपने तो वो माइनस हो जाएंगे, अगर वो विड्रॉल के लिए लगे हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बैंक उस चेक को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो मैंने आपको रीजंस बताए थे, यही मेन रीजन होते हैं जो आपकी कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का बैंक बैलेंस कभी मैच नहीं होने देते हैं। तो ये इसके बाद मैंने बोला कि इसको प्लस और माइनस करते हैं। अब हम फॉर्मेट के थ्रू समझेंगे कि किसको प्लस करेंगे आप, किसको माइनस करेंगे। तो ये फॉर्मेट है बैंक रिकंसिलिएशन का। तो सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर्स आएगा, एक कॉलम आप बना सकते हैं प्लस का और एक कॉलम आप बना लेंगे माइनस का। अगर आप प्लस माइनस नहीं बना रहे तो एक ही कॉलम में भी आप बना सकते हैं। पहले हम ऐड वाला अमाउंट ले लेते हैं, फिर हम लेस वाला अमाउंट ले लेते हैं। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी कैश बुक में जो बैंक का बैलेंस आपने निकाला है वो बैलेंस कितना है। तो बैलेंस उतना है तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि आपके पास बैलेंस है। और उसके बाद आप देखेंगे अगर वो दिखा रहा है कि चेक इशू किया आपने बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमने वहां पे इसको क्या किया था, दोबारा से वापस अपने उसमें ऐड कर दिया था, तो उस अमाउंट को आप प्लस वाले कॉलम में रखेंगे। फिर नेक्स्ट मैंने बोला था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो हमने क्या, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया बट मैंने उसको क्रेडिट यानी कि प्लस नहीं किया, तो यहाँ पे हम फिर से उसको प्लस कॉलम में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा, मैंने दिखाया था अभी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। बैंक में मैंने चेक लगाया, बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो उस अमाउंट को हमें माइनस करना होता है, तो वो माइनस कॉलम पे चले जाएगा। फिर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि जितने भी बैंक आपने चार्जेस काट रहा है उसको आप सीधे सीधे अपने कॉलम से क्या कर लेंगे, माइनस कॉलम में लिख देंगे। और लास्ट में आप इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे, जो भी वैल्यू बढ़ी है उसमें से नेक्स्ट वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर प्लस का अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो प्लस में से जितना माइनस का टोटल अमाउंट आप माइनस करेंगे, तो जितना भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपका सीधे सीधे कैलकुलेट होके आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप सीधे सीधे जिस साइड वो बैलेंस कम है
उस साइड लिख देंगे। फिर आप इधर के कॉलम को टोटल करेंगे और इधर के कॉलम का टोटल करेंगे तो दोनों के कॉलम का टोटल इक्वल आ जाएगा। ये फॉर्मेट है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इसी के बेस पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अब हम इनको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने दिया बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। तो यानी कि मेरे पास जो मेरी कैश बुक बनी हुई थी मेरे बिजनेस की, उसमें जो बैंक का बैलेंस दिखा रहा है वो 10,000 रुपया दिखा रहा है। तो इसको हम अगर एंट्री करें तो हम सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक में, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, प्लस कॉलम में। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे 10,000। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फिर वो कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का, 2,000 का। यानी कि आपने किसी को चेक दिया, आपने चेक अपने यहाँ से काट दिया, उसको पेमेंट कर दी, बट उसने वो चेक अभी तक बैंक में नहीं लगाया, क्योंकि चेक की जो वैलिडिटी होती है, तो चेक जो वैलिड माना जाता है बैंक के 3 मंथ के लिए माना जाता है, वो 3 महीने में कभी भी उस चेक को लगा सकता है। आपने अपने यहाँ से चेक दे दिया बट उसने अभी तक उस चेक को नहीं लगाया, तो आपके यहाँ क्या था, आपने उसको पेमेंट दिखाया था। तो हम दोबारा क्या करेंगे, उसको चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे हम प्लस कॉलम में 2,000। जिसकी पेमेंट हुई नहीं, हम पेमेंट दिखा रहे, हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से प्लस कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बैंक 1,000। अब हमने चेक डिपॉजिट किया 1,000 रुपए का, बट बैंक ने उसको क्या किया, अभी क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने अभी अपना अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, हम उसको प्लस कर चुके थे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो जो 1,000 का था उसको इधर लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मैंने, चेक डिपॉजिटेड हो गया, बैंक चार्जेस 200 और इंटरेस्ट क्रेडिटेड 100। तो सीधे सीधे हम लिखते हैं, बैंक जब भी हमारा चार्ज काटेगा हमारे अकाउंट को क्या करेगा, माइनस ही करेगा। तो बैंक चार्जेस हमेशा किस कॉलम में जाएंगे, माइनस कॉलम में। ठीक है, और उसने इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया था वो प्लस कॉलम में आ जाएगा, 100 हम इधर कर देंगे। अब हमने करना क्या है, इधर का पूरा टोटल करना है और इधर का टोटल पूरा करना है। तो इधर की अमाउंट ज्यादा है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर की अमाउंट ज्यादा है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ये दिखा रहा है कि बैलेंस है एच पर बैंक 10,900। तो 10,900 कैसे आया, इसने क्या किया, इधर का टोटल किया। अब 10,000 ये है, 2,000 ये है, 12,000 हो गया, 12,100 और यहाँ पे है 1,200। जैसे आप 12,100 में से 1,200 को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर कितना आ जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो उसको आप किस साइड लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे जिस साइड कम है। तो कितना बैलेंस उसने निकाला, देखिए हमारा करेक्ट आंसर है 10,900, इसका भी है और 10,900 इसका भी है। अब आपको पता है कि इस साइड लिखा जाएगा तो आप बैलेंस एज पर बैंक 10,900 इधर लिख देंगे और फाइनल में इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 12,100 इधर आ जाएगा, 12,900 इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीकली भी करते हैं। तो आपका इस तरीके से बैंक हमेशा क्या रहेगा, मैच रहेगा। ठीक है, ये आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जिनको पेड कोर्स करना है तो दिए हैं एड्रेस पे या कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।